अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनवाइनिंग सीएसएस एकेडमी इंटरव्यू सीरीज। मैं हूं मुजीबुर रहमान और हमारे आज के मेहमान हैं सर मुजम्मिल साहब, जिन्होंने रिसेंटली 2023 में सीएसएस क्वालिफाई किया है। इन्होंने 2 मरतबा सीएसएस क्लियर किया है। तो चलते हैं उनकी तरफ और उनसे पूछते हैं कि उनकी जर्नी कैसी रही। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने सीएसएस यू। क्वालिफाई किया है और अपने डिजायर ग्रुप पीएसपी ग्रुप में आपकी एलोकेशन हुई है। जी तो आपकी कैसी फीलिंग्स थी जब रिजल्ट में नाम आया पीएसपी ग्रुप में? जी, फीलिंग्स तो काफ़ी नॉर्मल थी। एक्चुअली लास्ट टाइम भी क्वालिफाई किया था तो एंटिसिपेशन इसी ग्रुप की थी। फिर वंस अगेन इस बार भी सेम एंटिसिपेशन थी, तो इस बार न्यूज़ मिली तो फीलिंग्स नॉर्मल थी। बट ये था कि एक आदमी ने हर्डल क्रॉस किया तो एक चेस्ट आपकी लाइट हो जाती है, तो वो आप कह सकते हैं कि हो गया उस टाइम पे। अच्छा, आपकी स्कूलिंग, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ये सब कहाँ रहा? जी, प्रिडोमिनेंटली तो हैदराबाद से ही रहा है। प्राइमरी स्कूल इसरा स्कूल में था, मैंने स्टार्ट किया। फिर उसके बाद मैं फाउंडेशन पब्लिक में गया, जो सिंध के टॉप स्कूल्स में से एक है। फिर इवेंचुअली बोर्डिंग स्कूल में मैं गया, सरगोदिन स्पिरिट ट्रस्ट पब्लिक स्कूल राशिदाबाद में। उसके बाद फिर मैंने ए लेवल अपनी जो कंप्लीशन की वो रॉकफोर्ड कैम्ब्रिज से की। फिर वंस अगेन यूनिवर्सिटी के लिए भी मैंने सिंध से ही वाबस्तगी रखी। IB कराची से मैंने ग्रेजुएशन की अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में। उसके बाद फिर तैयारी की तरफ बढ़ गए। अच्छा, और भी बहुत कुछ था करने के लिए, सीएसएस ही क्यों? जी, CSS एक्चुअली इस वजह से क्योंकि हमारी फैमिली में हमारे अंकल थे, ऑफिसर थे खुद, तो वहाँ से इंस्पिरेशन ड्रॉ की। फिर वालिद साहब का भी था ड्रीम, वो खुद तो एक्चुअली क्वालिफाई तो उन्होंने कर लिया था बट उनकी एलोकेशन नहीं हुई। फिर उनके यंगर ब्रदर थे, उनके साथ भी सेम ही था। तो फिर उन्होंने कहा कि अब जो फैमिली की लेगेसी है वो आप कंटिन्यू करें। तो फिर बड़ों के कहने पे मैंने ये किया, अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस मिली। माशाल्लाह। ये सीएसएस की जर्नी बड़ी टफ होती है, उसमें आप अपने आप को मोटिवेट किस तरह रखते थे? जी, मोटिवेशन बिल्कुल सिंपल थी कि एक तो आपको जब आप सिविल सर्वेंट बनते हैं तो आखिरत बनाने का बड़ा मौका मिलता है। दूसरा ये कि वालिदैन की दुआ हर वक्त साथ होती है, तो वो जब सेटिस्फाइड होते हैं तो उससे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। तो सबसे बड़ी मोटिवेशन और सेटिस्फेक्शन ये थी। ये था कि बचपन से दोस्त यार भी कहते थे कि भाई इंशाल्लाह अगर कोई ये हर्डल क्रॉस कर सकता है अब तो वो आप ही हैं, तो प्लीज़ हमारे इस तरह से आप सरमायाकारी करें। तो वो सब भी किया, ये सब मोटिवेटिंग फैक्टर्स थे। पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान मतलब ज्वाइन करने की खास वजह क्या थी? वर्दी का शौक था या कोई और वजह थी? जी, पुलिस को मैं बेसिकली रीडिफाइन करना चाहता हूँ। पाकिस्तान में पुलिस को व्यू किया जाता है कि पुलिस हमारे फ्रेंड्स नहीं बल्कि वो हमारे एनिमीज़ हैं। कि इस वक्त ग्रास रूट्स लेवल कनेक्शन जो है वो इतने स्ट्रांग है नहीं पुलिस और जो पॉपुलेशन है उसके बीच में। तो मैं पुलिस को पोर्ट्रे करना चाहता हूँ एज फ्रेंड्स ऑफ द पीपल। तो एक ये मोटिवेशन है। ऑफ कोर्स फिर विद टाइम एवोल्यूशन भी आती जाएगी, तो जो फिर आइडियाज़ होंगे वो भी इम्प्लीमेंट करेंगे इंशाल्लाह जितने जितने मौक़ात मिले। तो प्राइमरी रीज़न ये है टू रीडिफाइन द टर्म पुलिस। सर इंग्लिश का बड़ा रोल होता है सीएसएस करने में। स्टूडेंट्स उसकी अच्छी तरीके से तैयारी नहीं करते, फिर फेल हो जाते हैं। आपने इंग्लिश की तैयारी किस तरह शुरू की? इंग्लिश की एज सच तो मैंने तैयारी कोई CSS के लिए एक्सक्लूसिवली नहीं की। एक्चुअली यही मोटिवेशन थी कि जब स्कूल में थे तो वालिद साहब ने कहा कि बेटा बड़े होकर ऑफिसर तो बनना है आपको इंशाल्लाह, तो अभी से इंग्लिश पे फोकस रखें। तो फिर थ्रू आउट प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन या इवन यूनिवर्सिटी में भी इंग्लिश पे एक स्पेशल फोकस था। न्यूज़पेपर वगैरह में रेगुलरली पढ़ता भी था। एक टाइम था जब मैं लेटर्स भी लिखता था, वालिद साहब उसके इनामात भी देते थे। तो इस हिसाब से इंग्लिश तो मेरी कंटिन्यूसली चलती है, तो कोई खुसूसी तौर पे उस पर ध्यान नहीं देना पड़ा। हाँ, रिसर्च में मैं ज़रूर कहूँगा कि काम करना पड़ा, पर्टिकुलरली विथ रिस्पेक्ट टू ऐसे। बाकी तो प्रिटी नॉर्मल स्टैंडर्ड स्टफ जो स्कूल में होता है वही फॉलो किया है। अगर कोई स्टूडेंट जीरो से सीएसएस की तैयारी शुरू करना चाहे तो वो कहाँ से शुरू करे? जी, वो बिल्कुल इंग्लिश से ही करे। उसके लिए मेन जो आपका है रिसोर्स वो न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स हैं, उनको आप पढ़ें इस इंटेंशन से कि मुझे इसको रिप्रोड्यूस करना है इन द एग्ज़ाम। तो जब आप कॉन्शियसली ज़रा एक इंटेंशन से, सिर्फ नॉलेज के हिसाब से नहीं बल्कि रिप्रोड्यूस करने के हिसाब से अगर आप उसको पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल में आपकी जो प्रेपरेशन होगी वो एडवांस हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू दोज स्टूडेंट्स जो बिल्कुल बेसिक से ज़ीरो से एक बुक से स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसे जो होता है वो सीएसएस का उसको बैकबोन कहा जाता है। जी तो उसकी आपने तैयारी किस तरह की? जी, ऐसे में मैंने बिल्कुल एक सिंपल फार्मूला रखा था। वो ये था कि एक टीचर के पास हम गए, उन्होंने हमें टू द डॉट जो पढ़ाया उसको एज इट इज़ हमने इम्प्लीमेंट किया। मैं था, मेरे फ्रेंड्स थे, वो भी सक्सेसफुल है माशाल्लाह, ऑफिसर्स हैं, तो उसको टू द डॉट फॉलो किया। टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं वो किसी वजह से ही पढ़ा रहे हैं, टीचर्स का रुतबा उनको किसी वजह से ही मिला हुआ है, तो उनकी कही हुई बातों को हमने टू द डॉट फॉलो किया। फिर जाहिर सी बात है कुछ चीज़ें आपको अपनी तरफ से भी ऐड करनी होती हैं, कुछ कहीं से एवेल्यूशन होगी तो आप अपनी एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग बना सकेंगे। तो फिर वो चीज़ें हमने खुद आइडेंटिफाई की, उनको खुद इनकॉर्पोरेट किया। लेकिन यही था कि मैं कहूँगा रिसर्च का सबसे बड़ा रोल है।
बाकी प्रैक्टिस तो है ही। तो ये दो काम आपके हैं, प्रैक्टिस और रिसर्च। लेकिन उस हिसाब से जिस तरह से आपको एक पर्टिकुलर टीचर बताए, ये ना हो कि आप 3 से 4 टीचर्स को कंसल्ट करें, फिर अलग अलग मेथडोलॉजीज आ जाएंगी, तो आपके लिए ही मसला होगा उसमें। अच्छा, स्टूडेंट्स ज़्यादातर फेल भी सी ऐसे में होते हैं, तो उसकी क्या वजह होती है, वो फेल क्यों होते हैं? जी, उसके मैंने यही बताई रीज़न कि वो कभी एक टीचर से कंसल्ट करेंगे, कभी दूसरे से, फिर ऐसे 3-4 टीचर्स के फार्मूला वो जब साथ अप्लाई करेंगे तो यूजुअली क्या होता है, आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप इतना ट्रायल एंड एरर कर सकें। या तो आप इस माइंडसेट से बैठेंगे मैं 2-3 साल ट्रायल एंड एरर करूं, या आप किसी एक टीचर को रिलीजियसली फॉलो करें। अगर आप सबको एक साथ लेके चलेंगे तो हो सकता है आप आखिरी दिन पे स्टम्बल कर जाएं। इंसान है, पता नहीं पड़ता, किसी भी टाइम पे आप स्टम्बल कर सकते हैं। अच्छा, आपके हाईएस्ट मार्क्स किस सब्जेक्ट में थे? जी, मेरे इस टाइम पे तो आई थिंक जेंडर स्टडीज़ में थे। जेंडर स्टडीज़ एक इमर्जिंग सब्जेक्ट है जो मैं रेकमेंड करता हूँ यूजुअली कैंडिडेट्स को ऑप्ट करने में। और लास्ट टाइम अराउंड अकाउंटिंग जो मेरा स्पेशलिटी वाला सब्जेक्ट है उसमें हाईएस्ट थे इस मरतबा, लेकिन जेंडर स्टडीज़। जैसे कि सर आपने बताया कि जेंडर में आपके हाईएस्ट मार्क्स थे, उसको आपने किस तरह तैयार किया? जी, मैंने तो जेंडर स्टडीज़ को एक बड़ी होलिस्टिक अप्रोच दी। कोई मैंने टेलर मेड बुक को कंसल्ट नहीं किया, मैंने 3 से 4 रिसोर्सेज को कंसल्ट किया, बल्कि 3-4 तो नहीं, मैं कहूँगा उससे ज़्यादा ही थे, क्योंकि सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट्स न्यू हैं, इमर्जिंग सब्जेक्ट है। तो मैंने इस सब्जेक्ट को वेटेज एज़ कम्पेयर टू अदर दूसरे सब्जेक्ट्स के मुकाबले में ज़्यादा दी, क्योंकि ऐसे में भी आपको ये सब्जेक्ट काम आ सकता है। इवन आपको पाक स्टडीज़ या करंट अफेयर्स वगैरह इनमें भी काम आ सकता है एट टाइम्स, और ये क्रिमिनोलॉजी वगैरह में भी आपको काम आ सकता है। तो मैंने 5-6 इसके जो रिसोर्सेज थे, रेकमेंडेड रीडिंग्स थे, उनको कंसल्ट किया, और फिर उसी के हिसाब से जो क्वेश्चंस थे पास्ट पेपर्स के उनको मैंने टैकल किया। फिर इवेंचुअली मार्क्स अच्छे आ गए माशाल्लाह। पास पेपर्स की कितनी अहमियत है सीएसएस में? पास्ट पेपर्स की अहमियत काफ़ी है, क्योंकि आप एक तो जो क्वेश्चंस होते हैं वो यूजुअली रिपीट होते हैं, एज इट इज़ तो नहीं होते, लेकिन जो उसकी थीम होती है वो मोर और लेस सेम ही होती है। तो जब थीम सेम होती है तो बस उसको आपको रिवर्ट करके वो प्रेजेंट करता है। एक बार आपने उस थीम को रेडी कर लिया तो फिर नेक्स्ट टाइम वो क्वेश्चन अगर दूसरे अल्फाज में भी आता है तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, आप उसको रिलेटिवली ईजिली टैकल भी कर लेंगे। सब्जेक्ट सिलेक्शन आपने कैसे की थी? मैंने सब्जेक्ट सिलेक्शन एक्सक्लूसिवली अपनी इंटरेस्ट की बेसिस पे की थी। 2 तो सब्जेक्ट्स मेरे अपनी डिग्री से रिलेटेड थे, अकाउंटिंग एंड बिजनेस। बाकी 3 जो थे, क्रिमिनोलॉजी, जेंडर स्टडीज़, सोशियोलॉजी, वो उनको मैंने सोलली बेस्ड ऑन माई इंटरेस्ट किया था। क्रिमिनोलॉजी क्योंकि आपको क्राइम से रिलेटेड चीज़ें सिखाती है, पुलिस में जाने का शौक भी था। जेंडर स्टडीज़ जैसे मैंने आपको कहा मल्टी फैसेटेड सब्जेक्ट है। सोशियोलॉजी फिर इन सब चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कर लेता है, तो वो एक कॉम्बिनेशन बन रहा था, तो मैंने इस हिसाब से सिलेक्शन अपनी कर ली। सीएसएस के लिए टोटल कितना टाइम चाहिए होता है? जी, मैं कहूँगा कि ये कैंडिडेट स्पेसिफिक क्वेश्चन है, ये जनरलाइज नहीं किया जा सकता। अगर इसको आप जनरलाइज करेंगे तो फिर आप एक बिल्कुल मैं कहूँगा फ्रूटलेस रेस होती है उसमें लग जाएंगे। फिर कोई कहेगा यार फलां बंदे ने 8 महीने में किया, कोई कहेगा यार इसने तो 3 महीने में कर लिया, कोई कहेगा यार इसको 2 साल हुए फिर भी नहीं किया। तो ये आपकी अपनी जो इंडिविजुअल स्ट्रेंथ्स हैं उसके हिसाब से है। तो मैं कोई इस पे स्पेसिफिक टाइमलाइन नहीं लगाऊंगा। जो कैंडिडेट है वो अपनी आइडेंटिफिकेशन खुद करे, अपनी वीकनेसेस को और फ्लॉज को खुद आइडेंटिफाई करे, स्ट्रेंथ्स को खुद आइडेंटिफाई करे, एक शॉर्ट एनालिसिस बना ले अपना, उस हिसाब से आपको टाइम भी पता पड़ जाएगा। ये सवाल करने की खास वजह ये थी कि मैं एक सीएसपी का इंटरव्यू सुन रहा था, वो बता रही थी मैडम के जो है ना 3 महीने में सीएसएस हो जाता है। इट्स पॉसिबल? पॉसिबल तो ह्यूमनली बहुत कुछ है। मैसी वर्ल्ड कप जीत गया, किसी को नहीं लग रहा था कि होगा, लेकिन हो गया। पॉसिबल तो ह्यूमनली कुछ भी है, पहाड़ पे चढ़ना भी पॉसिबल है, लेकिन जनरलाइज मैं नहीं करूँगा। स्पेसिफिक मैं कहूँगा कि कैंडिडेट अपने आप को खुद शॉर्ट एनालिसिस करे, खुद अपनी वीकनेसेस को एनालाइज करे, स्ट्रेंथ्स को करे, फिर तैयारी उस हिसाब से करे। तो ये मैं कहूँगा कि 3 महीने हो या 4 महीने हो या 6 महीने हो, फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके बैकग्राउंड पर डिपेंड करता है। सर आपकी ड्यूरिंग सीएसएस प्रिपरेशन डेली रूटीन क्या थी? डेली रूटीन मेरी बिल्कुल सिंपल थी। मैं 11:30 के करीब अपनी तैयारी जो दिन था वो स्टार्ट करता था, तकरीबन 1.5 से 2 घंटे पढ़ के उसके बाद नमाज मैं माशाल्लाह रेगुलर पढ़ता हूँ। मैं कहूँगा दूसरे कैंडिडेट्स भी रेगुलराइज कर लें, ताकि आपके ब्रेक्स जो हैं वो बड़े स्ट्रीमलाइन हो जाएंगे नमाज पढ़ने से। कोई एक टाइम है आपने नमाज पढ़ी, ज़ोहर का टाइम आप ले लें, उसके बाद आपको एक विंडो मिल जाती है पढ़ाई करने के लिए, लंच करने के लिए, सब करके फिर मगरिब, असर मगरिब के जो भी टाइम्स हैं उनमें एक रेगुलर मैं कहूँगा ब्रेक्स होंगी। तो 11:30 से लेकर 9:30 तक मेरा यही रूटीन होता था, रेगुलर नमाज ब्रेक्स, ताकि मुझे एक ब्रेक भी मिल जाए पढ़ाई से। और फिर 9:30 to 10 के बीच में मैं अपनी चीज़ें वाइंड अप करके घर जाता था। उसके बाद फिर नो पढ़ाई, नो नथिंग, फिर बस जस्ट चिल, मी टाइम, दैट्स ऑल। क्योंकि पूरा दिन काम कर लिया, प्रोडक्टिवली आपने किया, कोई काम में चोरी नहीं की, फिर यू डिज़र्व टू रिलैक्स। तो फिर मेरा मेथड था, मैं दोस्तों के साथ गेम खेलता था, किसी का कोई मेथड होगा। तो सब अपना अपना पर्सनलाइज मेथड फॉलो करें, माइंड भी फ्रेश रहेगा, अगले दिन के लिए मोटिवेशन भी मिल जाएगी।
सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे की जाए? सब्जेक्ट सिलेक्शन जैसा मैंने कहा कि इंटरेस्ट बेस्ड होती है मेरी नज़रों में, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमें इंटरेस्ट वगैरह को नहीं देखना, हमें सोलली कंपेटिटिव एडवांटेज गेन करना है। तो फिर वो उस हिसाब से सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं जिनके इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स होते नहीं हैं, ताकि वो मैक्सिमम मार्क्स ले सकें। अब ये यूजुअली होता कहाँ पर है? पंजाब में, वहाँ पे इतने बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स होते हैं, तो फिर लोग अपने इंटरेस्ट वगैरह को साइड पे छोड़ के जो हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी तरफ जाते हैं और मैक्सिमम मार्क्स जो है उनको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, ताकि उनको एक तो उनका डिज़ायर्ड ग्रुप मिल जाए, ऊपर से वहाँ पे एलोकेशन लेना वैसे ही बहुत मुश्किल है। अभी हमने देखा कि रिसेंटली सिंध में भी 6 to 7 क्वालिफायर्स थे, सिंध रूरल में अनएलोकेटेड थे। तो अब कहने का मकसद है कि ये नंबर और बढ़ेगा। तो जो बाकी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मैं यही कहूँगा कि इंटरेस्ट को अगर आपको रखना है और उसको उस हिसाब से परसू करना है सब्जेक्ट को, तो करें। लेकिन अगर एक्सक्लूसिवली सोलली कंपेटिटिव एज लेने के लिए करना है तो आप उन सब्जेक्ट्स की तरफ अब बढ़ना शुरू करें जो आपको एक मार्क्स के हिसाब से एडवांटेज देंगी। जैसे कि हम यूसीए पे मॉक्स लेते हैं, आप बताएं कि मॉक्स की कितनी अहमियत है सीएसएस की तैयारी में? ये मॉक्स की काफ़ी मैं कहूँगा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि मॉक्स से एक तो आपको एग्जाम का जो एनवायरनमेंट होता है वो आपको स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट मिल जाता है, बिल्कुल एज इट इज़ होता है, मोर और लेस। आपको पता होता है कि किससे आपको आंसर शीट लेनी है, कब लेनी है, क्या आपकी टाइमिंग है, और फिर आपकी अपनी जिस्मानी ताकत कितनी है कि आप कितनी देर में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि ये जिस्मानी बैटल भी है, क्योंकि 4 सवाल आपको करने हैं, मैक्सिमम एफर्ट भी देना है, तो ये आपको एक तरह से रवानगी में लेके आएगा। और ये है कि मॉक्स देने से आप अपने फ्लॉज को भी आइडेंटिफाई कर लेंगे। मैं कहूँगा आपका एज अ कैंडिडेट, एज अ वॉरियर, मैं कहूँगा एक नया लेवल अनलॉक हो जाता है। तो मॉक्स की मेरी नज़रों में ये इंपॉर्टेंस है। मॉक्स को आपने अगर निगलेक्ट किया तो मेरे हिसाब से ये सुइसाइडल है। इंटरव्यू की बेस्ट तैयारी कैसे की जाए? इंटरव्यू की भी मैं कहूँगा कि पर्सनलाइज तैयारी, जो आपको समझ आ रहा है अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से तैयारी उस हिसाब से करें, क्योंकि इंटरव्यू कोई आपकी नॉलेज का टेस्ट नहीं है। इंटरव्यू इज़ अ टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी। तो आपको अगर पता है कि आपकी पर्सनैलिटी में क्या शॉर्ट कमिंग्स हैं, क्या आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, तो आप उस हिसाब से तैयारी करें। फिर आपको जो मेंटोर अच्छा लगता है या जो एकेडमी अच्छी लगती है आप उसको चूज़ करें, उस हिसाब से एक प्लान के तहत खुद पे वर्क करें। और जब इंटरव्यू का डे आएगा उससे पहले मॉक्स वगैरह आप दे देंगे तो आपको अपनी मैक्सिमम परफॉर्मेंस देने का मौका मिल जाएगा। अभी नए स्टूडेंट्स जो हैं वो भी अपेयर होंगे सीएसएस में, उनके लिए बेहतरीन एडवाइस क्या है? उनके लिए एडवाइस यही है कि अब तकरीबन मेरे ख्याल में 7 महीने रह गए हैं अटैम्प्ट में, 7 या 8 जो भी हैं। तो आप कंसिस्टेंसी से मेहनत करते रहें, जो आपको टाइम दिया गया है उसको फॉर ग्रांटेड ना लें। कोई ये एलियंस का खेल नहीं है, इंसान का ये, हम भी इंसान हैं, बकिया लोग हमसे पहले जो हैं वो भी इंसान हैं। तो आप अपना टाइम जुडिशियसली अगर यूटिलाइज करेंगे और मैक्सिमम एफर्ट देंगे कंसिस्टेंसी के साथ, तो इंशाल्लाह आप भी सक्सेसफुल बनेंगे। बाकी कोई अगर डीमोटिवेट कर रहा है तो उन बातों को ना सुने, आपको पता होना चाहिए आपको क्या चाहिए। सो इफ़ दिस इज़ द थिंग यू वांट, तो आप कंसिस्टेंसी से उस पर लगे रहें और इवेंचुअली इंशाल्लाह रिजल्ट आपके भी फेवर में आ जाएगा। थैंक यू सर फॉर योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू। तो हमारे साथ मौजूद थे सर मुजम्मिल मेमन साहब। उम्मीद है कि आप लोगों ने इंटरव्यू सुना होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम किसी नए मेहमान के साथ हम आपके साथ मौजूद होंगे। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह।